जीवन के अंदर आने वाली तकलीफ़ों मुसीबतों को आप मुसीबत समझकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। उन तकलीफ़ों को, मुसीबत को सफ़र का एक पड़ाव या फिर यूं कहूँ कि संघर्ष समझकर है जो लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यकीनन उस मुसीबत, उस संघर्ष से भी आप निकल जाओगे और निकलने के बाद में बहुत बेहतरीन होगा आपके जीवन में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो आरोह है भाग 2 हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है। उसका ये 10वां अध्याय है अपना उमाशंकर जोशी साहब का। इस वीडियो के अंदर पहले इनका परिचय देखेंगे और इसके बाद में जो इनकी दो छोटी छोटी रचनाएं हैं, कविताएं, उनको देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया अभी तक तो शेयर भी कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप के अंदर, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ठीक है, इस नाम से अपना चैनल है टेलीग्राम, जिस पर 5100 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए, 5100 से अधिक। चलिए प्रारंभ करते हैं उमाशंकर जोशी साहब को। जन्म होता है 1911 के अंदर। जन्म कब होता है? 1911 के अंदर। और 1911 में और भी रचनाकारों का जन्म होता है, तो किन किन रचनाकारों का जन्म होता है 1911 के अंदर वो आप कमेंट करके जो बताइएगा। 1911 में गुजरात में होता है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की हम बात करें उमाशंकर जोशी की तो विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। ये क्या है? एकांकी है। क्या है? विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत, महाप्रस्थान, ये कि सभी की सभी क्या है? अभिज्ञा, एकांकी है ये, ठीक है। सापना भारा, आगे हम बात करें तो क्या है? सापना भारा, शहीद, ये क्या है? कहानी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें श्रावणी मेणो। श्रावणी मेणो, विसामो, ये उपन्यास ध्यान में रखना। श्रावणी मेणो और विसामो उमाशंकर जोशी साहब के क्या है? अपने उपन्यास हैं। और पार कांजण्या, पार कांजण्या निबंध है। पार कांजण्या क्या है? निबंध है। गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, म्हारा सोनेट, कांत कवि और म्हारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, इनका क्या किया है? संपादन किया। तो जरूर ध्यान में रखना ये म्हारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण और उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, जिसमें क्लांत कवि और म्हारा सोनेट का तो विशेष तौर से है जो आप ध्यान में रखिएगा साहब, ठीक है। 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। 1947 से कौन सी पत्रिका? संस्कृति। तो ध्यान में रखिएगा संस्कृति उमाशंकर जोशी, संस्कृति उमाशंकर। निधन हो जाता 1988 में। तंग आ गया हूँ बड़ों की माफ करें, तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। देखिए कितनी कमाल की पंक्ति लिखी है कि तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से और जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, ध्यान में रखिएगा। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। जो अपनी परंपराएं हैं, अपनी जो संस्कृति है, उनको भूले नहीं थे। उनको बहुत बारीकी से परिचित था परंपराओं से। कालिदास की बात करें तो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है और भवभूति के उत्तर रामचरित है, इनका इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किसने किया था? तो जोशी साहब ने किया था। और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इस प्रकार पूछा जाए तो, और उत्तर रामचरित किसका है? अपने भवभूति साहब का है। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर
सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी साहब। कविता के साथ साथ साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, दूसरी जो विधाएं हैं, उनमें भी उनका बड़ा योगदान है। यानी कि कविता के साथ में कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, इन और विभिन्न निबंध हो गए, और विभिन्न विधाओं के अंदर भी इन्होंने काम किया है, रचनाएं की है। खासकर साहित्य की आलोचना में भी बहुत काम किया है। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। तो ये कौन से साहित्यकार है? गुजराती साहित्यकार है, और गुजराती साहित्य में एक विशेष महत्व रखते हैं हिंदी के साथ साथ। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा, और आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए था। आज इस अध्याय के अंदर जो हम दो कविताएं देखेंगे, उनमें पहली जो कविता, प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत। तो पूछ लिया जाए छोटा मेरा खेत किसकी? उमाशंकर जोशी साहब की। तो छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को जो बांधने की कोशिश के रूप में जो पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना, इसमें ये प्रयोग किए गए शब्द कागज का पन्ना, जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। जो पन्ना होता है वो कवि को किस प्रकार लगता है? एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ यानी आशय भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है, और ये बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का है जो हो सकता है। जो बीज कौन सा बोया जाता है? उस कोरे पन्ने में भावनाओं के साथ में किसी विशेष विचार का। ये मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है। यानी कि कवि की कल्पना है, और जो पन्ने के ऊपर जो उकेरता है उसको एक चौकोना छोटा मेरा खेत के रूप में जो वो विचार करके, कल्पना करके प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर। इस प्रक्रिया में स्वयं वो विगलित हो जाता है, उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं, और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप है जो ग्रहण करती है। जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है, साहित्य कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का यह जो परिणाम है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई यानी कि उत्तम साहित्य कालजयी होता है। और ये जो रसधारा एक बार जो फसल निपज जाती है वो अनंत काल तक कालजयी रहती है, यानी कि अनंत काल तक कटाई इसकी चलती है। इसका कहने का मतलब कोई इस प्रकार की कविता रचना हो जाती है, इस प्रकार का साहित्य की सृजना हो जाती, तो अनंत काल तक है जो जीवित रहता है, पाठकों के हृदय में समाये रहता है, और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार है जो पढ़ा जाता है। से भी कम नहीं होता है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं। देखिए, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। पंक्ति को जरूर ध्यान में रखिएगा, उमाशंकर जोशी साहब के अध्याय से ली गई है। ठीक है, अगली जो रचना है कविता वो है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। अब यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई। चमत्कार सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई है, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति जो अपनाते वो है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। सौंदर्य के जो अलग अलग ब्यौरे दिए गए हैं उनका चित्रात्मक वर्णन किया गया सौंदर्य का, और फिर उनके मन उनकी वजह से मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका वर्णन करते हैं। इस प्रकार सौंदर्य को है जो कवियों ने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की ये युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। कवि क्या करता है? काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते किसको देखता है? सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं, और ये दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में जो अटका रहता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या ये सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण जो है रघुवीर चौधरी और भोलाबाई पटेल ने किया है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों कविताएं हैं
इनका गुजराती में लिखी हुई है, ये गुजराती साहित्यकार है। इनका हिंदी में जो रूपांतरण किया है वो किया रघुवीर चौधरी साहब और भोलाभाई पटेल ने। ये भी पूछा है जो जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी रचना की, छोटा मेरा खेत और अगली वाली कविता की। वाचन करते हैं, फिर इसका मैं आपको भावार्थ है जो समझाता हूँ। व्याख्या की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए ये छोटा मेरा खेत जो रचना है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया, कल्पना के रसायनों को भी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इन पंक्तियों का देखते हैं हम भावार्थ। इन पंक्तियों के अंदर जो छोटा मेरा खेत, ये रचना है, कविता है, इसमें कवि साहब क्या कहता है कि खेती के जो रूपक होते हैं, जैसे कि बीज बोना हो गया, अंकुरित होना, उसके बाद में फलना फूलना उसका, और अंततः फसल काटने की प्रक्रिया होती है, उन तमाम चीज़ों को रूपकों के रूप में है जो प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ, और छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। और मैं किस प्रकार का किसान हूँ? कागज़ का एक पन्ना जो होता है वो मेरे लिए क्या, छोटे और चौकोर खेत के समान है। तो यहाँ पर कवि के लिए छोटा मेरा खेत क्या हो जाएगा, कागज़ का एक चौकोर है जो पन्ना हो जाएगा, उसके समान ही ये जो मेरा छोटा एक चौकोर खेत के समान ही है। कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। और इसमें केवल अंतर इतना ही है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज़ पर जो कविता उगाता हूँ। ठीक है, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। तो जिस प्रकार किसान जो होता है फसल उगाने के लिए बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक आंधी आई। आंधी किसकी आई? विचारों की। और आंधी के समान ही मेरे मन में भाव आए, विचार आए, और वो है जो बीज न जाने कहाँ है जो चला जाता है। कोई विचार आता है और उसको मैं है इस चौकोर पन्ने के ऊपर, चौकोर जो खेत के समान है उसके अंदर है जो मैं बो देता हूँ वो विचार। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब वो बीज तो विचार आता है, जिस प्रकार किसान है जो खेत के अंदर बीज बोता है, फिर वो आगे अंकुरित होता है, पुष्प पल्लवित होता है, उसी प्रकार कवि के मन में, उसके मस्तिष्क में विचार आता है और कविता रूप में वो कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाता है। तो वास्तव में जो कविता है, या यूँ कहें कि साहित्य, उसके जो मनोभाव है उनकी उपज है। आपकी जो अंदर जो भावनाएं उपजती है, जो विचार है जो आते हैं, वही कहीं ना कहीं कविता का रूप है जो लेते हैं। अब देखिए, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष। तो जिस प्रकार धरती में जो बीज बोया जाता है उसमें विभिन्न रसायन लगते हैं। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो जिस प्रकार बीज बोने के बाद में पुष्पित पल्लवित होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कवि के जो शब्द हैं, जो विचार है कागज़ पर पन्ने पर उतारे हैं, वो है जो एक विशेष रचना की ओर है जो अग्रसर होते हैं, विशेष रचना के अंदर है जो परिणत होते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। यहाँ पर आगे की जो खेत के अंदर आगे की अंतिम जो प्रक्रिया होती है, अंतिम जो चरण होता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। जो पुष्पित पल्लवित होकर रचना रूपी जो फसल तैयार होती है, उसके अंदर कविता रूपी फल लग जाते हैं। और उसके बाद में क्या होते हैं, वो कविता रूपी जो फल होते हैं, रचना रूपी फसल के अंदर जो कविता रूपी जो फल लगते हैं, वो क्या करते हैं, झूमने लगे फल, वो झूमने लगते हैं। यानी कि जब कविता का जो भाव है वो पककर तैयार हो जाता है, तो फिर उसमें से झूमने लगता है, और जो उसको पढ़ते हैं उसमें एक रस है जो आनंद आने लगता है, रस है जो आनंद आने लगता है। लोगों को उसमें जो कविता है भाव वो अच्छा लगने लगता है। झूमने लगे फल और रस है जो अलौकिक। जैसे ही आप कोई कविताएं पढ़ते हैं तो आपको वो हृदय को आह्लादित कर देती है। अमृत धाराएं फूटती है, रोपा एक क्षण की, और अमृत की सी, आनंद की, अमृत की सी जैसे धाराएं फूटने लगी है। और इसी प्रकार कवि आगे कहता है कि रोपा एक क्षण की, कटाई अनंतता की, कि रोपने में जो समय लगा वो तो एक क्षण भर का था, पल भर का था। तो कवि जो कर्म करता है, जो रचना करता है, जो उसकी फसल को उपजाने में
काम तो क्षण भर का किया था, लेकिन इसकी कटाई है जो अनंतता की हो जाती है। यानी कि कोई कविता आप रचते हो, कविता का सृजन करते हो, तो उस समय जो भाव और विचार आप बोते हो उस पन्ने के ऊपर उतारते हो, वो कविता इस प्रकार की हो जाती है कि अनंत काल तक लोगों के हृदयों पर राज करती है। लोग उसको बार बार है जो पढ़ते रहते हैं। कटाई अनंतता की नहीं, चिरकाल तक आप उसे काटते रहते हो, यानी पढ़ते रहते हो, उसका आनंद है जो उठाते रहते हो। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, और जितनी ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा जैसे कि फसल को तो आप उगी और उसकी कटाई कर ली तो वो तो समाप्त हो जाती है उसी समयावधि के अंदर, लेकिन यहाँ पर लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। आप कितनी ही बार उस कविता को पढ़ो वो जरा भी बिल्कुल है जो कम नहीं होगी, अनंत काल तक वो स्थायी रहेगी। और रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पर सचमुच जो कवि के पास है कविता रूपी जो चौकोर खेत है, कविता रूपी जो चौकोर खेत है, वह रस का एक तरीके से अक्षय पात्र है, जिसमें रस है जो कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय पात्र ऐसा पात्र जिसके अंदर रस है जो कभी है जो समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रयोग की गई है, प्रतीकात्मक रूप से ये कविता लिखी गई है। अगली जो इनकी कविता है, बगुलों के पंख के नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। देखिए इस कविता का भावार्थ देखिए आप कि नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। ये जो काव्यांश है जोशी साहब कृत, इसके अंदर आकाश में बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से, पंक्तिबद्ध रूप से जो बगुले उड़ रहे हैं श्वेत पंखों वाले, उनका जो सौंदर्य है और संध्याकालीन जो आकाश में प्राकृतिक वातावरण बना हुआ है, दृश्य जो बना हुआ है सुंदर, उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। तो कवि क्या कहता है कि नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। आकाश में जो बगुले अपने पंख फैलाकर उड़ रहे हैं कतारबद्ध पंक्तिबद्ध रूप से, वो इस प्रकार से लग रहे, उनका इतना आकर्षण है कि वे मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। आंखों को चुरा कर ले जाने से तात्पर्य कि वो इस प्रकार इतने, वो दृश्य इतना सुंदर है कि मेरी आंखें उन्हीं की ओर है जो आकर्षित हुए रहती है, एकटक हुए लगी रहती है। और कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सांझ की, संध्या के समय जो श्वेत कांतिमय काया है वो विहार कर रही है। तेज वाली कांति, सतेज यानी कांतिमय जो काया है, शरीर है, वो जैसे विहार कर रही है। और होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। और जो सांझ का समय धीरे धीरे आकाश में विहार कर रही है और मुझे अपने जादू में बांध रही है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया, वो अपने जादू में, अपनी माया में मुझे बांध रही है। कवि को डर क्या है? डर ये है कि ये रमणीय दृश्य कहीं आंखों से ओझल नहीं हो जाए। ये रमणीय दृश्य आंखों से क्या है? ओझल नहीं हो जाए। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है उसे कोई तनिक रोक कर रखो, मैं उसे और देखना चाहता हूँ। गुहार लगाता है कवि, कहता है कि कोई तो उसे जरा सा रोक कर रखो, मैं इस दृश्य को और देखते रहना चाहता हूँ, आंखों में कैद किए हुए रहना चाहता हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। और इस सुंदर वातावरण के बीच में पंख फैलाकर जो उड़ते बगुलों की पंक्तियाँ वो मेरी आंखें चुरा ही लेगी। इन्हें रोको कोई, मैं इनके सौंदर्य में है जो डूबा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन है जो कवि की आंखें चुरा लेगी या चुरा कर जा रही है? तो उड़ते बगुलों की पंक्तिबद्ध जो कतार है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। प्रकृति का चित्रण है, होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, और आंखें चुराना एक मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये थी अपनी जोशी साहब की दोनों कविताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है,
इस पर 5100 से अधिक लोग जुड़े, यानी 5100 के तकरीबन लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर कल ही एक वीडियो डाला है, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर जाइए और पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं, किस प्रकार क्या पढ़ाई करने, किस प्रकार हम स्वयं को मोटिवेट रख सकते हैं। देखिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।